Hello, friends, and welcome to the Hindu editorial analysis for 1st of September 2023। तो आपका रिस्पांस काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिल रहा है, जो हमने इनिशिएटिव अपना किया हुआ है, तो इसको रिस्पांस को जारी रखिए। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल। फर्स्ट एडिटोरियल इज मैपिंग टाइज। चाइना मस्ट शो इट्स नेबर्स द सेंसिटिविटी दैट इट डिमांड्स ऑफ देम। तो बेसिकली इंडिया चाइना रिलेशंस के कॉन्टेक्स्ट में ये आर्टिकल है। तो जो जो अभी जो कयास लगाए जा रहे थे कि हमारे जो रिलेशंस है या जो टॉक है दोनों कंट्रीज के हेड के बीच वो हो सकती है, तो इंडिया एंड चाइना अपेयर नो वेयर नियर coming to any kind of understanding to repair their relations. On the contrary, relations this week have faced yet another storm। और इस वीक क्या हुआ था एक्चुअली, जिस वजह से ये हुआ है वो ये था कि द टू साइड्स clashed over China issuing a new map and reports on Thursday suggesting that Mr. Xi may skip the G20 summit in New Delhi next week। जो चाइना ने जो मैप जो है न्यू मैप जो अभी इशू किया था उसके रिगार्डिंग जो इंडिया ने उसका जो है थोड़ा सा अपोजिशन किया था, उसके चलते जो है सिचुएशन थोड़ी सी और हुई है। हालांकि चाइना ने उसको डिफेंड किया है। चाइना defended that the map is a routine and asked India to not over-interpret it after the Ministry of External Affairs lodged a strong protest। ठीक है ना, चाइना ने डिफेंड में बोला कि इंडिया उसको ओवर इंटरप्रेट कर रहा है। फिर ऑथर ने बताया कि चाइना इज इंक्रीजिंगली एग्रेसिव मोबिलाइजेशन ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लीडिंग टू द ऑनगोइंग क्राइसिस दैट हैज प्लंज्ड relations to this low level was partly a response to India's reiteration of its claims to अक्षय चीन 2019। और ये जो एक तरह से इसका जो ऑनगोइंग ये जो एक तरह से एग्रेसिव मोबिलाइजेशन दिख रहा है अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो ये कहा जा सकता है जो 2019 में जो इंडिया ने अक्षय चीन रीजन पे जो अपना क्लेम को रिट्रेट किया था उसके रेस्पॉन्स में एक तरह से दिखाई देता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऑथर फाइनली कहते हैं रिपेयरिंग रिलेशंस विल रिक्वायर स्लोली रीबिल्डिंग ट्रस्ट ऑन ए फाउंडेशन ऑफ ग्रेटर म्यूचुअल सेंसिटिविटी। कि जो अब आप रिलेशंस को रिपेयर रीबिल्ड करने की बात कर रहे हैं, ट्रस्ट को रिबिल्ड करने की बात कर रहे हैं, वो एक्चुअली तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक उसकी फाउंडेशन एक जो म्यूचुअल सेंसिटिविटी है उसको रिस्पेक्ट पे ना टिकी हो। मतलब यहाँ पे ऑथर कहना है कि चाइना वुड डू वेल टू शो इट्स नेबर्स द सेंसिटिविटी दैट इट डिमांड। जिस तरह की सेंसिटिविटी चाइना उनसे चाहता है उसी तरह की सेंसिटिविटी उसको जो है अपने नेबर्स को भी देनी चाहिए। इफ इट हैज एनी इंक्लिनेशन टुवर्ड्स रिपेयरिंग इंक्रीजिंगली फ्रॉड रिलेशंस। ठीक है ना, कि अगर वो सच में ही ये रिलेशंस जो है वो सही करना चाहता है। ठीक है, नेबर्स राइवल तो एशिया कप आने वाला है, उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल है कि भाई आगे देखते हैं। यस, अ प्रोग्रेसिव यूसीसी प्रोटेक्ट द चाइल्ड्स बेस्ट इंटरेस्ट। तो यहाँ पे उधर ने कहा है कि जो भी स्पेशल सेशन जो होल्ड करने जा रहे हैं पार्लियामेंट फॉर यूसीसी टू ब्रिंग अ यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसको हम बोलते हैं, तो उसके लिए उधर ने कहा है कि देयर इज अ नीड टू थिंक बियॉन्ड पॉलीगमी एंड डाइवर्स एंड अदर सच इशूज। कि सिर्फ पॉलीगमी और डाइवोर्स तक सीमित नहीं रखना, उसके अलावा जो और इशूज हैं उन पे भी फोकस करने की जरूरत है। यूसीसी कैन नॉट कन्फाइन इटसेल्फ टू द मियरली चेंजिंग द रूल ऑफ द फादर बीइंग द नेचुरल गार्जियन। जो रूल है कि फादर नेचुरल गार्जियन, सिर्फ उसको चेंज करने के रूल पे जो है उस तक कन्फाइन नहीं रखना चाहिए। इट मस्ट गो बियॉन्ड दिस एंड प्रोवाइड फॉर इन अनइक्विकल टर्म्स द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड प्रिंसिपल इन ऑल कस्टडी डिस्प्यूट। जितने भी कस्टडी से रिलेटेड डिस्प्यूट हैं उन सब में बिना मतलब ये एक अनइक्वल टर्म इसमें जो इंट्रोड्यूस करनी चाहिए कि इन सब से आपको आगे जाके जो बेस्ट इंटरेस्ट है चिल्ड्रन का उसको जो है उसको मेन फोकस रखना चाहिए, उसको जो है सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए, ऐसा ऑथर ने बोला है यहाँ पे। ठीक है ना, let us consider the issues that are far more complex than custody claims between father and mother, that is the claims of biological parents after adoption and often accused of rape biological father। तो इन सब चीजों को भी आपको कंसिडरेशन में रखना है कि सिर्फ मदर और फादर के बीच जो कस्टडी क्लेम चल रहा है उसको ही नहीं देखना है, बाकी जो जैसे अडॉप्टिव पेरेंट्स वाले क्लेम है या और जो जैसे कुछ केसेस में तो ये भी है कि जो एक्यूज्ड ऑफ रेप है और उस कंडीशन में बायोलॉजिकल जो फादर जो क्लेम करते हैं वो सब चीजें, तो उनको भी आपको ध्यान रखना है। और बेस्ट इंटरेस्ट जो चाइल्ड का है उसको ध्यान में रखते हुए जो है कस्टडी जो है वो डिफाइन करनी चाहिए। अब प्रोग्रेसिव यूसीसी शुड नॉट ओवर एम्फेसाइज बायोलॉजिकल टाइज। तो उसने यहाँ पे सजेशन किया कि अगर आप प्रोग्रेसिव यूसीसी चाहते हैं तो उसमें सिंपल सी बात है कि जो बायोलॉजिकल टाइज है उनके ऊपर एम्फेसिस ज्यादा नहीं डालना है। दूसरा, इट मस्ट प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ एडॉप्टिव पेरेंट्स। जो एडॉप्टिव पेरेंट्स है उनके राइट्स को भी वो प्रोटेक्ट करे, अदरवाइज पीपल वुड नॉट अडॉप्ट चिल्ड्रन। जाहिर सी बात है आप अगर उनके राइट्स को अडॉप्ट नहीं
नहीं प्रोटेक्ट करें तो वो क्यों अडॉप्ट करेंगे? वो अडॉप्ट करना जो है एडॉप्शन की एक तरह से जो फ्रीक्वेंसी है वो घट जाएगी, ठीक है ना? तो लॉन्ग टर्म में कहने सोसाइटी पे जो नेग्लेक्टेड बेचारे चिल्ड्रंस है, जो एक तरह से वल्नरेबल सेक्शंस है, जो ऑर्फन्स हैं या और ऐसे चाइल्ड हैं, तो उनको मतलब कहीं न कहीं उन उनके चैलेंजेस बढ़ जाएँगे। Similarly, it should not insist on the matrimonial bond between parents and should ideally make provision of guardianship even for a single parent। और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मैट्रिमोनियल बॉन्ड के उस पे ही आप उसको फिक्स करेंगे तभी आप अडॉप्ट करेंगे। अगर मैट्रिमोनियल तो सिंगल पेरेंट भी अडॉप्ट कर सकें, सरोगेट पेरेंट जो है वो कर सकें और क्यूयर पेरेंट जो है तो जो एलजीबीटी वगैरह कम्युनिटी उन पे भी अडॉप्शंस जो है उनको देखते हुए भी इन चीज़ों को जो आप कस्टडी दे रहे हैं या अडॉप्शन के ऑप्शन दे रहे हैं उन सबको इम्प्रूव करने की मतलब उनको कंसिडरेशन में रखने की जरूरत है, ठीक है ना? दिस इज इट। दलित टारगेटेड वायलेंस आर डिमिंग ऑफ तमिलनाडुज हालो। तो जो तमिलनाडु में जो एक्चुअली जो दलित के अगेंस्ट जो एट्रोसिटीज हुई थी उसके रिलेटेड फिर से यहाँ जो आर्टिकल आया है इसमें, तो यहाँ पे उसने कहा कि इन अ स्टेट दैट इज अ हिस्ट्री ऑफ कास्ट वायलेंस अगेंस्ट दलित सिंस इंडिपेंडेंस द लेटेस्ट इंसिडेंट इज कोज फॉर वरी। तो ये जो लेटेस्ट इंसिडेंट हुआ है ये हालांकि पहला नहीं है, पहली बार नहीं हिस्ट्री में ऐसा, मतलब जो तमिलनाडु के स्टेट है उसकी हिस्ट्री में ऐसा काफी बार हुआ है, लेकिन इस बार का जो इंसिडेंट हुआ है उसमें थोड़ी सी और ज्यादा चिंताएं बढ़ा दी हैं, क्योंकि आपको पता है ये स्टूडेंट्स जो एक कम्युनिटी थे, जो ओबीसी कम्युनिटी के स्टूडेंट थे उन्होंने टारगेट किया था दलित कम्युनिटी के स्टूडेंट्स को, ठीक है ना? एक चाइल्ड था उसको और उसकी सिस्टर को, उनको जो है ठीक है ना पीटा था। तो फैक्टर्स क्या कहते हैं? देयर आर मेनी फैक्टर्स सच एज मशरूमिंग ऑफ कास्ट ऑर्गेनाइजेशन दैट रन हाई ऑन कास्ट प्राइड। तो यहाँ ये जो स्टेट में ये बात हो रही है बेसिकली स्टेट के कॉन्सेप्ट में क्या क्या वहाँ पे फैक्टर, तो कई सारे फैक्टर हैं। पहला तो है कि जो कास्ट प्राइड वाला फैक्टर है कि जो कास्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। अ नियर टोटल एब्सेंस ऑफ एंटी कास्ट एक्टिविज्म विद इन द पावरफुल ओबीसी बाय सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है ना? कोई ऐसा एंटी कास्ट एक्टिविज्म वाले वहाँ पे जो है वो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या सोशल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। एंड इवन द फीबल रेस्पॉन्स ऑफ द नॉन दलित इंटेलेक्चुअल, और जो नॉन दलित इंटेलेक्चुअल्स हैं उनकी तरफ से भी कोई अच्छा रेस्पॉन्स जो है वो नहीं मिला है। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये सब इंसिडेंट होते हैं, ठीक है? यहाँ पे जो अच्छी चीज इसमें थोड़ी सी देख सकते हैं वो ये है कि ऑथर ने यहाँ पे कुछ सजेशंस जो है वो दिखाए हैं, ठीक है ना? ऑथर ने यहाँ पे सजेशन अच्छे अच्छे बताए कि क्या किया जा सकता है। तो रादर देन सप्रेस द दलित क्रिटिक social and political organizations must acknowledge that there is urgent need to address the issue of violence against dalits in the state। तो मतलब उनको जो ये भी जो सोशल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है उनको ये जरूरत है कि वो एक्नॉलेज करें कि यहाँ पे इस इशू को जो है वायलेंस देखने को मिल रही है दलित के अगेंस्ट उसको एड्रेस करने की जरूरत है, ठीक है ना? उसको नेग्लेक्ट ना करें, ना सप्रेस करने की कोशिश करें। दूसरा उसने बताया कि दे मस्ट डिस्करेज द फॉर्मेशन ऑफ कास्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड डीलेजिटिमाइज एग्जिस्टिंग कास्ट ऑर्गेनाइजेशन। जो भी कास्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं जिनके जैसे हमने वो कास्ट प्राइड की बात वाली ऑर्गेनाइजेशन की थी उन सबको एक तरह से डिस्करेज करना है और उनको डीलेजिटिमाइज कर देना है अगर कोई एग्जिस्ट कर भी रहा है तो। तो थर्ड ऑथर ने बोला है गवर्नमेंट्स मस्ट स्टॉप पार्टिसिपेटिंग इन गुरु पूजाज एंड एस्टैब्लिशिंग मेमोरियल्स फॉर कास्ट लीडर्स। ये जो इवेंट्स किए जाते हैं जैसे गुरु पूजाज वाले इवेंट्स किए जाते हैं या कास्ट लीडर्स को मेमोरियल्स या आइकन्स बना दिए जाते हैं, फिर उनको जो है प्राइड के रूप में वो किया जाता है, तो इनको भी जो है स्टॉप करना है। फिर द आइडिया ऑफ इक्वालिटी शुड बी प्रोपेगेटेड। आपको प्रोपेगेट क्या करना है? इक्वालिटी के आइडिया को, और इसको अर्नेस्टली आपको प्रोपेगेट करना है स्कूल्स में, कॉलेजेस में या वर्क प्लेसेस में, ठीक है ना? तब कुछ एक तरह से बिहेवियरल चेंज देखने को मिल सकता है। इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस मॉनिटरिंग कमिटी दैट इन्वॉल्व टीचर्स एंड पेरेंट्स मस्ट बी सेट अप टू हैंडल डिस्क्रिमिनेशन। अगर स्कूल में जैसे डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उसके लिए क्या हो सकता है कि मॉनिटरिंग कमिटी बना सकते हैं आप जिसमें पेरेंट्स भी पार्ट हो, टीचर्स भी पार्ट हो, ठीक है ना? हालांकि ऑथर ने इसमें सजेस्ट नहीं किया लेकिन इवन आप स्टूडेंट्स को भी उसमें कंसिडर कर सकते हैं। तो इस तरीके की मॉनिटरिंग कमिटीज बनाने की जरूरत है। द पुलिस मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल वेयर देयर इज लैक्स इन्वेस्टिगेशन एंड इन ब्रिंगिंग द परपेट्रेटर्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट दलित्स टू जस्टिस। कि अगर पुलिस ने को भी जो है अकाउंटेबल बनाने की जरूरत है अगर इन्वेस्टिगेशन में कहीं कमी पाई जाती है या ये देखा जाए कि जो परपेट्रेटर्स थे जिन्होंने वायलेंस किया था उनको जो है उनको एक तरह से उस इन्वेस्टिगेशन में या उनके जो प्रोसीडिंग्स हैं उसके अगेंस्ट अगर उन्होंने कोई लैक किया है या उसको डिले किया है तो वो उनको भी अकाउंटेबल रखने की जरूरत है। तो ये सारे मेजर्स जो हैं ऑथर ने यहाँ पे सजेस्ट किए हैं जो थोड़े से अच्छे हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं। आर नेचुरल डिजास्टर्स मैन मेड। तो यहाँ पे डिबेट का सेक्शन आता है फ्राइडे को, तो इसमें क्वेश्चन है कि क्या जो डिजास्टर्स अभी देखने को रिसेंट एक्टिविटीज मिली मतलब उसके कॉन्टेक्स्ट में ऑथर ने बोला कि हिमाचल में उत्तराखंड में आपने देखा होगा बहुत सारे लैंडस्लाइड्स के या और इवेंट्स देखने को मिले, ब्रिजेस थे और रोड्स थे वो सारे के सारे डिवास्टेट हो गए। तो क्या ये मैन मेड है नेचुरल डिजास्टर्स? तो ऑथर ने कहा कि नेचुरल डिजास्टर्स हालांकि
डिजास्टर तो नेचुरल है, तो ऑब्वियसली वो तो नेचुरल आपने नाम में ही बोल दिया, लेकिन मैन मेड इसलिए बोले कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से वो एग्रेवेट जरूर हो गई है सिचुएशन, या उनको थोड़ा सा एक मल्टीप्लाई जरूर कर दिया ट्रेजेडी को। वार्मिंग आर्कटिक सेड टू बी द कॉज ऑफ द अनयूजुअली हैवी रेन्स, ईयर्स ऑफ हैप्पजार्ड प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन हैव मल्टीप्लाइड द ट्रेजेडी। भाई कि हालांकि आर्कटिक में जो इस बार वार्म आर्कटिक वार्म जो हुआ है उसकी वजह से अनयूजुअल जो हैवी रेन्स देखने को मिली है वो तो रीजन था ही, लेकिन जो कई सालों से जो हैप्पजार्ड मैनर में हम प्लानिंग और जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसने जरूर ट्रेजेडी को मल्टीप्लाइड कर दिया है। मतलब इस जो फ्रीक्वेंसी कह लीजिए या फिर जो स्केल है उसको बढ़ा दिया है, ठीक है ना, डिवास्टेशन के को। The frequency and intensity of hazards have increased and anthropogenic climate change has played a major role in that। कि वही है कि frequency और intensity बढ़ गई है hazards की, और उसमें anthropogenic मतलब human related जो man का रोल है climate change में, वो जो है उसने एक important रोल प्ले किया है बेसिकली, ठीक है ना। कुछ होता है यहाँ पे एग्जांपल दिया है, जैसे कि हमने फ्लड प्लेन्स में कंस्ट्रक्शन कर दिया है, वाटर बॉडीज को एनक्रोच कर लिया है, हमने सिटीज को जो है बिना प्लानिंग के जो है हमने बना रखा है कि वहाँ पे कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग नहीं की है। तो हाँ बिल्कुल है, ह्यूमन से रिस्पॉन्सिबल तो जरूर हैं, ठीक है ना, उनको बिल्कुल आप आउटराइटली तो नहीं रिजेक्ट कर सकते, ठीक है। तो फिर ऑथर ने यहाँ पे एक और चीज भी बताई रीजन कि द प्रॉब्लम इज मोस्ट ऑफ द टाइम इज दिस इज रिस्क इज अंडरस्टिमेटेड। जो सिटी प्लानिंग की हम बात करते हैं या इन जो सेंसिटिव एरियाज हैं या जो वल्नरेबल एरियाज है जैसे कि हिमालयन रीजन बोल लीजिए आप, या इको सेंसिटिव जो एरियाज हैं, उनमें बेसिकली जो प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे जो रिस्क असेसमेंट है वो अंडर एस्टिमेट किया जाता है, मतलब रिस्क असेसमेंट ढंग से नहीं किया जाता। उसके कुछ कारण तो ये भी है कि आपके पास डाटा एक तो एक्चुअली पूरा अवेलेबल नहीं है, दूसरा आप फ्यूचर इवेंट्स को या फ्यूचर रिस्क को आप कई बार एस्टिमेट या आइडेंटिफाई इवेल्युएट पूरी तरह 100% नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। सॉल्यूशंस में ऑथर ने दो ही बात यहाँ पे मेन की है। सबसे इंपॉर्टेंट तो यह है कि ओनली सॉल्यूशन इज अडॉप्टिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, implementing careful urban planning and creating roads and streets keeping these in mind। कि आपको जो भी प्लानिंग करनी है, अर्बन प्लानिंग करनी है, सिटी कंस्ट्रक्शन करनी है, या इन एरिया सेंसिटिव एरियाज में आपको डेवलपमेंट करना है, तो जाहिर सी बात है वो सस्टेनेबल या व्यू पॉइंट आपको रखने चलना है, या इकोलॉजी को जो है आपको ध्यान में रख के चलना है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जरूर वहाँ पे आपको देख के चलना है। तो इन सबको जो है वहाँ पे ध्यान में रख के काम किया जाएगा। We have to analyze the implications of imposing a strict carrying capacity in certain regions। कि जो कैरिंग कैपेसिटी है किसी भी रीजन की उसको आपको ध्यान में रखना है वहाँ पे, ठीक है ना। एंड नॉट अलाउइंग फॉर मोर अर्बनाइजेशन टू हैपन इन सर्टेन एरिया। कुछ एरिया जो सेंसिटिव है या जो इस तरह के एरिया है उनमें आपको एक लिमिट रखनी है कि थ्रेशोल्ड तक ही आप अर्बनाइजेशन वहाँ पे जो है वो प्रोवाइड करेंगे या अलाउ करेंगे, ठीक है ना। और रेस्ट्रिक्टिंग सर्टेन वेज इन विच इंफ्रास्ट्रक्चर इज बिल्ट, या फिर आप दूसरा काम ये करते हैं जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे डेवलप किया जाए कुछ तरीके को आप रेस्ट्रेन कर सकते हैं, ठीक है ना। कि जरूरत थोड़ी है कि आप शॉर्टकट रूट ही हमेशा ढूंढे, जैसे कि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर ऑथर ने यहाँ पे हालांकि इसमें जिक्र भी किया है कि अगर जो मेन फोकस रहता है वो ये रहता है कि रूट को जो छोटा कर दिया जाए और उसके रिगार्डिंग जो है चीजें बनाई जाती हैं। तो ये वाला ऑथर ने एक्चुअली इसमें किया है। इस तरह के वे जो सर्टेन वेज आप यूज करें इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के, उनको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, या रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज इट, ऑथर ने यही सारा कुछ डिस्कस किया है। डिकोडिंग ऑफ द OCRP अडानी रिपोर्ट। तो ये जो OCCRP है क्या एक्चुअली बेसिकली पहले देखते थे। तो ये इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट किया गया था बाय ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट OCCRP, ठीक है ना। इसने कुछ रिपोर्ट में अपनी रिविलेशंस दी हैं, तो उसको एक बार देख लेते हैं। तो द इन्वेस्टिगेशन जो कंडक्ट किया था OCRP ने, इट हैड फाउंड दैट 2 मॉरिशियस बेस्ड फंड्स नेमली द EIFF Emerging India Focus Fund and EM Resurgent Fund EMRF had invested and traded in large volume of shares of 4 Adani companies between 2013 and 2018 में इन्होंने किया था। फिर फर्दर उसने रिवील ये किया है कि जो UAE बेस्ड सिक्योरिटी फर्म है नेम्ड एक्सेल इन्वेस्टमेंट एंड एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड owned by Vinod Adani, the brother of Gautam Adani and a member of Adani promoter group, had received over $1.4 million in advisory fees from management companies of EIFF EMRF between June 2005। तो ये दोनों चीजें जो है वो रिवील की हैं रिपोर्ट ने। तो आपको इसमें सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि जो एक सेक्शन 19 रूल 19A की बात की है सेबी के, सेबी आपको पता होना चाहिए सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन रूल 1957 में रूल 19A है जो कि एक अमेंडमेंट के थ्रू आया था 2010 में। एंड इस ये रूल कहता क्या है बेसिकली, इट स्टिपुलेट्स दैट एवरी कंपनी लिस्टेड इन द इंडियन स्टॉक मार्केट हैज टू मेंटेन एटलीस्ट 25% पब्लिक शेयर होल्डिंग। कोई भी कंपनी जो इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगी उसको कम से कम 25% जो शेयर होल्डिंग है वो रखनी पड़ेगी पब्लिक की। पब्लिक का मतलब यहाँ पे ये है कि उसमें कोई जो है
पर्सन्स अदर देन द प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप, कि जो भी पर्सन प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप्स हैं उनसे अलग जो मेंबर्स होंगे उसको पब्लिक डिफाइन किया गया है। तो ये जो मिनिमम 25% थ्रेशोल्ड है फॉर पब्लिक शेयर होल्डिंग, इट वाइटली एंश्योर दैट द एडिकेट शेयर्स ऑफ ए लिस्टेड कंपनी अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग इन द स्टॉक मार्केट टू एनेबल प्राइस डिस्कवरी। जाहिर सी बात है ये इसलिए रखा गया ताकि इंश्योर हो सके कि कुछ एडिकेट अमाउंट जो है वो पब्लिक के लिए अवेलेबल है ट्रेड करने के लिए, और जो प्राइस है स्टॉक मार्केट में उसको एक्चुअली अच्छे से जो है वो उसका इवैल्यूएशन हो सके, ठीक है ना। वायलेशंस ऑफ दिस रूल इंडिकेट लाइकली स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन, क्योंकि अगर इसका वायलेशन होगा तो उससे ये माना जाता है कि प्राइस को जो है वो मैनिपुलेशन किया जा सकता है या इनसाइडर ट्रेडिंग हो सकती है, क्योंकि आपके ज्यादातर शेयर होल्डर तो आपके अंदर वाले ही हैं, विच जियोपार्डाइज द इंटीग्रिटी ऑफ द इक्विटी मार्केट। जाहिर सी बात है इससे जो इक्विटी मार्केट है उसकी जो इंटीग्रिटी है वो कहीं ना कहीं जियोपार्डाइज हो जाएगी, मतलब एट रिस्क आ जाएगी। तो इसलिए ये जो है 25% का थ्रेशोल्ड रखा गया है। लेकिन इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो जो प्रोमोटर ग्रुप शेयर होल्डिंग है अदानी एंटरप्राइज की एंड अदानी ट्रांसमिशन, इट स्टूड एट ओवर 78% इन जनवरी 2017 में 78% से ऊपर थी, मतलब कि जो थ्रेशोल्ड था 75% का, जाहिर सी बात है उसको तो इसने ब्रीच कर ही दिया है। तो और भी है कि अब ये जो ओसीसीआर पे एविडेंस है उसके बाद तो और भी ज्यादा इसमें मतलब यह है कि और ऊपर ही रही होगी जो वो है, ठीक है ना। सेबी जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसको फॉल आउट पता है, मतलब उसने क्या फेलियर रहा है, तो इट हैज ओज एन एक्सप्लेनेशन एज टू हाउ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट कुड कोलेट एविडेंस ऑन सच टैक्स हेवन बेस्ड एंटिटीज व्हाइल अ नेशनल रेगुलेटर हैज फेल्ड टू अनअर्थ सो। वही पूछ रहा है कि जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है उन्होंने कैसे ये एविडेंस जो है उनके पास आ गए कि एक नेशनल जो रेगुलेटर है वो जो है उस चीज को नहीं पता कर पाई, जो उन्होंने ये जो फॉरेन बेस्ड एंटिटी जो उसको एक तरह से रीरूट कर रही हैं फंड्स को, ठीक है ना। फिर सेबी के बारे में और भी बताया इसने कि सेबी ने इंडिकेट किया था बाय द एक्सपर्ट कमिटी फॉर अमेंडिंग द एफपीआई एंड लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, एलओडीआर रेगुलेशंस कहते हैं, सिंस 2008 एसएबी पे इंडिक्टमेंट एक्चुअली इसमें लगे हैं, व्हिच ओपन दैट रेगुलेटरी लूप होल्स फैसिलिटेटिंग कंसीलमेंट ऑफ अल्टीमेट बेनिफिशियरी ओनरशिप ऑफ एफपीआई एंड ट्रांजैक्शंस विद रिलेटेड पार्टी। तो 2017 में एक्चुअली ये चीज हुई थी जो हमने बात करी 78%, उसके बाद सेबी ने जो है वो एक तरह से रेगुलेशन को ही जो है वो अमेंड कर दिया, ठीक है ना, लूप होल एक तरह से तैयार कर दिया उसने, तो उसने ये ब्लेम लगाया तो यहाँ पे। फिर एक्सपर्ट कमिटी हैज ऑलरेडी रिपोर्टेड, एक्सपर्ट कमिटी जो बिठाई गई थी उसने ये भी बताया था, रिपोर्ट किया था कि 849 अलर्ट्स वर जनरेटेड विज़ द अडानीज के थ्रू सेबीज ऑटोमेटेड सर्विलांस सिस्टम, जो सेबी का ऑटोमेटेड सर्विलांस सिस्टम है उसके थ्रू 849 अलर्ट जो है वो जारी किए गए थे, जिसमें से 603 अलर्ट रिलेटेड टू प्राइस वॉल्यूम मूवमेंट्स, और उनको बंद कर दिया गया, जो प्राइस मूवमेंट से रिलेटेड जो अलर्ट थे उनको बंद कर दिया 603 को, और जो 246 अलर्ट थे ऑन सस्पेक्टेड इनसाइडर ट्रेडिंग वर स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस, उन पे जो है अभी भी काम चल रहा है। तो ये सारा एक तरह से फॉल आउट बताते हुए जो सेबी के जो मतलब सेबी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको एक तरह से वो फेल करते हुए ऑथर ने यहाँ पे बताया, इस रिपोर्ट ने बेसिकली बताया था ऑथर ने, ठीक है ना। तो दिस इज इट, होप आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा और आज का आर्टिकल्स भी समझ आए होंगे। तो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो थैंक यू।